पिता बनने की खबर सुनते ही ठाकुर का चेहरे पर चमक आ गई। उसने हरिया से कहा, हरिया जाओ पूरे गांव में मिठाई बंटवाओ, अरे तुम लोगों का नया मालिक आ रहा है। ठाकुर ने अपनी जेब घड़ी डॉक्टर को निकाल कर दी और बोला, इसे इनाम समझ कर रख लो। अब ठाकुर जानकी देवी के पास पहुंचा, जो धीरे धीरे होश में आ रही थी। होश में आते ही वो बोली, मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ मुझे? अरे यह सब छोड़ो जानकी, तुम माँ बनने वाली हो और हम पिता। क्या? हाँ जानकी, हाँ। जानकी देवी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। अब आखिर प्रसन्न हो भी क्यों ना, इतने सालों बाद जो माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ था। तो चलिए, यहाँ क्यों बैठे हैं? अभी हमें बहुत काम करना है। खबरदार, जो अब तुमने किसी काम को हाथ लगाया, सब काम अब नौकर करेंगे। लेकिन कुछ नहीं, जो हमने कह दिया सो कह दिया। तुम्हें पता नहीं हमारी बात पत्थर की लकीर है। ठीक है, मान लिया आपकी बात, अब चलिए। तो ठाकुर ने हवेली पहुंचते हुए जानकी देवी को गोद में उठा लिया। अरे यह क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम पैदल चलोगी? कहीं इससे हमारी संतान पर कोई असर पड़ गया तो? चलो, ऐसे ही चलो, तुम्हारा कमरा आने ही वाला है। आज पूरी हवेली में नौकरों की भाग दौड़ हो रही थी। गांव में भी सब खुश नजर आ रहे थे। रात को फिर एक जश्न होना था, जिसमें सिर्फ ठाकुर के कुछ खास लोग ही शिरकत करने वाले थे। सब नौकर चाकर इसी जश्न की तैयारी में लगे थे। ठाकुर ने जानकी देवी को उसके ही कमरे में कैद कर दिया था तथा दर्जनों नौकरानियों को उसकी सेवा में लगा दिया था, जो 24 घंटे उसकी सेवा में लगी रहती थी। उधर हरिया और उसकी पत्नी अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे, मगर उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। इस वजह से दोनों काफी उदास थे। हरिया पूछे दिल के साथ सारा काम कर रहा था। धीरे धीरे शाम भी हो गई, पता ही नहीं चला। अब ठाकुर के खास मेहमान आना शुरू हो गए थे। सब ठाकुर को बधाइयां दे रहे थे और सब चौंक भी रहे थे कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। जानकी देवी माँ कैसे बन गई? इसी बीच ठाकुर ने पीने का दौर शुरू कर दिया। चारों ओर शराब ही शराब नजर आ रही थी। करीब रात के 2 बज रहे थे। जश्न चल रहा था। फिर सब अपने घर जाने लगे। ठाकुर भी अपने कमरे की ओर चल दिया, क्योंकि ठाकुर को नींद बहुत तेज आ रही थी और वह नशे में भी था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। 9 महीने हंसी खुशी बीत गए। एक रात 12 बजे जानकी को अचानक पेट में दर्द होना शुरू हुआ। जानकी देवी चिल्लाने लगी। सब दौड़ते हुए जानकी देवी के कमरे में पहुंचे। जानकी, क्या हुआ तुम्हें? अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे हरिया, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जी मालिक। डॉक्टर भी आ गई और उसने जांच शुरू की। फिर उसने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा और सबके जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। सब बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद किसी बच्चे के रोने का स्वर सुनाई दिया। डॉक्टर ने दरवाजा खोला। मुबारक हो ठाकुर साहब, बेटा हुआ है, मुंह मीठा कराइए। क्या सच में? ठाकुर को अब भी यह सब सपने जैसा लग रहा था। जी ठाकुर साहब। तब ठाकुर ने दौड़कर कमरे में प्रवेश किया और बच्चे को अपने गले से लगा लिया। बच्चा दिखने में चांद जैसा सफेद था, बहुत ही सुंदर था। ठाकुर ने उसी समय ढोल नगाड़े बजवाने का आदेश दिया। पूरा गांव जाग गया। चारों ओर खबर फैल गई कि छोटे मालिक का जन्म हुआ है। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। जानकी देवी और ठाकुर बच्चे का लालन पालन बड़े ध्यान से करने लगे। बच्चे के सारे नाजो नखरे उठाने लगे। वक्त पे बीतता चला गया। बच्चा 18 साल का हो गया और उसका नाम रखा गया रोशन प्रताप सिंह, क्योंकि उसके आते ही ठाकुर की हवेली रोशन हो गई थी। इसीलिए ठाकुर ने बच्चे का नाम रोशन रखा था। रोशन ने गांव के पाठशाला में 12वीं तक पढ़ाई कर ली थी। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए वो विदेश जाना चाहता था। ठाकुर तो इसके लिए तैयार था कि उसके बेटे का कोई अरमान अधूरा ना रहे, मगर इसके लिए जानकी देवी तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती थी। अरे जानकी, मान भी जाओ ना। बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दो। बाद में इसे हमारी जगह लेनी है, यहाँ राज करना है। अरे 2-4 महीने की बात होती तो मैं मान भी जाती, पर 5 साल बहुत होते हैं। इतने लंबे समय तक मैं अपने जिगर के टुकड़े को देखे बिना नहीं रह सकती, और वो भी वहाँ जाकर अपना ध्यान रखे ना रखे और समय से खाना खाए ना खाए, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे कैसी बातें कर रही हो? हमारा बेटा अब जवान हो गया है और अपना ध्यान रख सकता है। लेकिन कुछ नहीं। हमारा बच्चा जाएगा तो जाएगा। मैंने इसकी टिकट बुक कर दी है। कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है। इसको आज रात ही निकलना होगा, क्योंकि जहाज दिल्ली से मिलेगी। जानकी देवी अपने बच्चे की जिद के आगे विवश थी। उसे अपने दिल पर पत्थर रखना ही पड़ा। जानकी देवी रोशन के कमरे में गई
आओ माँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। माँ बस 5 साल की ही तो बात है, 5 साल तो यूं कट जाएंगे। पर बेटा तू अपना ख्याल तो रखेगा ना? जरूर माँ। रोशन के विदेश जाने का समय आ गया था। उसे रात 10 बजे निकलना था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। ठाकुर उसे दिल्ली तक छोड़ने गया था। फिर अगले दिन ठाकुर पहुंचा। देखा तो जानकी देवी अपनी सुध बुध खो बैठी थी तथा रो रो कर आंखें भी सुजा रखी थी और देख कर ही लग रहा था कि रात भर सोई नहीं है। अरे जानकी, तूने अपना क्या हाल बना रखा है? तेरा बेटा विदेश ही तो गया है। आपने अच्छे से बिठा तो दिया ना उसे। पहले कभी हवाई जहाज में भी नहीं बैठा वो। बहुत डर रहा होगा वो। अरे चुप करो जानकी, तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, वह कोई दूध पीता बच्चा नहीं रहा। वह जवान हो गया है और अपना बुरा भला अच्छे से समझ सकता है। ठाकुर ने हरिया को आवाज लगाई और गाड़ी में बैठकर बाहर चला गया। इधर जानकी देवी को अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने तुरंत अपने बेटे को फोन लगाया। हेलो बेटा, तू पहुंच गया ना? और ठीक तो है ना तुम? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ और अभी पहुंचा हूँ। माँ और कुछ बोलती, इससे पहले रोशन ने फोन काट दिया। जानकी देवी को अब विश्वास हो गया था कि वह अपना ध्यान रख लेगा। वक्त का पहिया अपनी धुरी पर घूमता रहा और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। जानकी देवी को अब सब्र हो गया था, लेकिन हमेशा सुख नहीं रहता, दुख भी आता है। ऐसे ही एक दुख ने ठाकुर की हवेली पर दस्तक दी। अचानक से गांव में दहशत फैल गई कि शमशान घाट के पास एक भूतनी का वास हो गया है। जो भी उधर से जाता है वापस नहीं आता। धीरे धीरे गांव के 40 लोग मारे गए। अब लोग गांव छोड़कर भागने लगे थे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी, बस सुराग का पता ही लगा रही थी। शाम होते ही गांव वाले अपने घरों में दुबक जाते। पहली बार ठाकुर भी दहशत में था। उसके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। धीरे धीरे सब चलता रहा और 2 साल और बीत गए। अब ठाकुर का बेटा रोशन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, और वो साथ में अपने दोस्तों को भी अपना गांव दिखाने ला रहा था। सब उत्सुक थे। रोशन की गर्लफ्रेंड जैस्मीन ने कहा, रोशन जल्दी पैकिंग करो ना, मैं तुम्हारी हवेली और गांव देखने के लिए बेचैन हूँ। हाँ यार, मैं भी बेचैन हूँ। रोशन के एक दोस्त समीर ने कहा, यार तेरी हवेली में भूत वूत तो नहीं रहते हैं ना? अरे समीर, कैसी बातें कर रहा है? यह 21वीं सदी है, भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। तभी रोशन के एक दोस्त रोहित ने कहा, छोड़ यार रोशन, ये तो हॉरर फिल्में नॉवेल्स पढ़कर पागल हो चुका है। इसको सब जगह भूत ही नजर आते हैं। सब एक साथ जोर से हंसने लगे। दिनांक 20 दिसंबर 2001, मंगलपुर। समय दोपहर के 1 बजे। रोशन अपने दोस्तों के साथ मंगलपुर पहुंचा है। मंगलपुर पहुंचते सभी चौंक जाते हैं कि जो कभी इतना सुंदर गांव हुआ करता था, कुदरत के नज़ारे जिसके हर कोने कोने में शुमार थे, आज वो वीरान है। मगर कैसे? सबके मन में सवाल घर करता रहा। खैर, जैसे तैसे सब हवेली पहुंचे। देखा तो हवेली भी वीरान पड़ी थी। टूटी फूटी दीवारें मानो किसी अनहोनी की गवाही दे रही थी। रोशन ने आवाज लगाई, माँ, पिताजी, हरिया काका, कहाँ हैं आप सब? कोई तो बाहर निकलिए। एक बुढ़ा कांपते हुए बाहर आता है। अरे छोटे मालिक, आप विलायत से आ गए? हाँ रामू काका, मगर सब कहाँ गए हुए हैं? मालिक वो। यह सवाल सुनते ही रामू सहम जाता है। उसकी बुढ़ी आंखें पथरा जाती हैं, मानो उन आंखों ने कोई भयानक मंजर देखा हो, जो शायद इतना भयानक था कि रामू की आवाज ही बंद हो गई थी। अरे रामू काका, कुछ तो बोलो, सब कहाँ हैं? माँ कहाँ है? पिताजी कहाँ गए हुए हैं? छोटे मालिक, बस जितना जल्दी हो सके आप चांद निकलने से पहले निकल जाइए। अरे रामू काका, मैं 5 साल बाद लौटा हूँ, ऐसे बिना किसी से मिले कैसे जा सकता हूँ? मगर रामू रट लगाए हुए थे। बस आप चले जाइए, जल्दी चले जाइए छोटे मालिक। अरे रोशन, लगता है बुढ़ा पागल हो गया है। तुम अंदर चलो, मैं आराम करना चाहता हूँ, फिर शाम को गांव में जाकर पता लगाएंगे। रोशन, समीर सही तो कह रहा है। रोशन सबको ऊपर ले जाता है और रामू काका को खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कहता है। आओ मैं तुम लोगों को अपने फादर का कमरा दिखाता हूँ। सब कमरे के अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं, उनके चेहरे से टकराते हुए बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं। इससे सब एक साथ चिल्लाते हैं और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है, यह कमरा बहुत लंबे समय से खोला नहीं गया है। पूरे कमरे में धूल भरी हुई थी। इसके बाद रोशन समझ गया था, या तो पिताजी को कुछ हो गया है
या फिर वह यह हवेली छोड़कर कहीं चले गए हैं और सबको कुछ भी बताने के लिए मना कर गए हैं। लेकिन फिर भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था। चिंता की लकीरें उसके माथे पर खींची हुई थी। यार रोशन, ये तेरे डैड का कमरा है या भूतों का? शट अप समीर, अपनी यह फालतू की बकवास बंद करो। दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। कौन है? आ जाओ। रामू खाना लेकर आता है। छोटे मालिक, मैं यह खाना ले आया हूँ। रामू काका, इसे हॉल में मेज पर रख दो, यहाँ हम खाना नहीं खा सकते। जी ठीक है छोटे मालिक, आप जैसा ठीक समझे। सब हॉल में आकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सबने फैसला किया कि वो गांव जाकर पता करेंगे कि हुआ क्या है। अचानक मेरे पेरेंट्स कहाँ गायब हो गए। मेरे लिए उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। अरे यार समीर, तो हम यहाँ टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमें गांव जाकर पता करना चाहिए। सब गांव पहुंच जाते हैं। वहाँ सब लोगों के चेहरे पर भय साफ दिखाई देता है। अरे भैया जरा सुनो तो। लेकिन वो सीधा चला जाता है। कोई भी रोशन की बातों का कोई जवाब नहीं देता। काफी आगे जाकर एक बुढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। अरे बाबा जरा सुनना तो। हाँ बेटा, तुम कौन हो और इन वीरान जगह पर क्या कर रहे हो? बाबा मेरा नाम रोशन भवानी प्रताप सिंह है। मैं ठाकुर भवानी प्रताप सिंह का बेटा हूँ। यह सुनते ही वो बुढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है, जैसे कोई राज छिपा रहा हो। उसके होठ जैसे कुछ कहना चाहते हो मगर जुबान हिल नहीं पा रहे हो। अरे बाबा क्या हुआ आपको? अरे बेटा जल्दी चले जाओ यहाँ से, तुम्हें मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। चांद निकलते हुए वो आ जाएगी। कौन बाबा, कौन आ जाएगी? आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे माता पिता कहाँ हैं? गहना। गहना? यह गहना कौन है? बुढ़ा व्यक्ति भाग जाता है। इसके आगे वो कुछ नहीं बोलता। यार समीर चलो भाग चले, वरना हम भी उस भूतनी का शिकार बन जाएंगे। समीर सही कह रहा है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड जैस्मीन ने कहा, जैस्मीन अब तुम भी इस पागल पर भरोसा करने लगी। यार यहाँ भूत वूत कुछ नहीं है, यह सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास है और कुछ नहीं। नहीं यार रोहित, कुछ ना कुछ बात तो यहाँ पर जरूर है, नहीं तो मेरे पेरेंट्स अचानक कहाँ गायब हो गए? अरे गए होंगे कहीं, लौट आएंगे। यार तू बिना वजह टेंशन ले रहा है। शाम हो रही है और चांद निकलने में बस आधा घंटा बचा है। चलो जल्दी हवेली पहुंचते हैं। सब हवेली पहुंच जाते हैं और हॉल में बैठकर ताश खेलने लगते हैं। अचानक सबको हवेली में एक कंपन महसूस होती है। अरे ये क्या था? भूकंप? नहीं दोस्तों, यह भूकंप नहीं था, क्योंकि अगर यह भूकंप होता तो यह हमारे पीछे रखा फूलों का गुलदस्ता भी गिर जाता, जबकि वो नहीं गिरा। इसका मतलब कंपन सिर्फ हमारे पैरों के नीचे हुई है। तभी समीर ने कहा, चांद तो निकल चुका है, समझो अब हम काम से गए। वो गहना का भूत हमारा डिनर जरूर करेगा। अरे चुप कर बेवकूफ। अरे तुम फिर शुरू हो गए, चुप रहो। रोशन अब क्या होगा? शट अप जैस्मीन। अचानक सबको पायल की छन छन सुनाई देती है, जैसे कोई तेज गति से नाच रहा हो। सब आवाज को ध्यान से सुनने लगते हैं। यह आवाज जो कब्रिस्तान से आ रही है, मगर इतनी रात को कब्रिस्तान में कौन नाच रहा होगा? समीर, भूत। अरे चुप कर, चलो हम कब्रिस्तान चलकर देखते हैं। रोशन तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वहाँ पर बहुत खतरा है। हमारे पास बस यही एक रास्ता है, या तो कुछ करो या मरो। जिसे मेरे साथ आना है वो आ सकता है, नहीं तो मैं चला। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मैं भी चलता हूँ। अरे रुको, मुझे मरने के लिए अकेला क्यों छोड़ जा रहे हो? सब कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं। वहाँ का नज़ारा अलग ही होता है। वहाँ इतनी रोशनी होती है मानो सूरज वहाँ प्रकट हो गया हो। सब देखते हैं कि एक बहुत सुंदर लड़की दुल्हन के लिबास में है और नृत्य कर रही है। उसका चेहरा चांद जैसा चमक रहा है और चेहरे का रंग गुलाबी की जगह पंखड़ियों जैसा है। यार रोशन, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने पहले नहीं देखी। भाई मैं तो इससे ही शादी करूंगा। अरे पागल मत बन, ये गहना का भूत हो सकता है। अरे डरपोक तो चुप कर, मैं तो जा रहा हूँ इसको प्रपोज करने। नहीं रोहित रुको, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। मगर रोहित उसके सौंदर्य पर इस कदर मोहित हो जाता है कि वह रुकता ही नहीं और चलता जाता है उस सुंदर लड़की के पास। वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। कुछ ऐसा ही हुआ था रोहित के साथ। अचानक देखते ही देखते वो रोहित को लेकर धरती में समा गई। सब देखते ही रह गए। हम सब मना कर रहे थे मगर नहीं माना। क्या मिला? गवा दी ना अपनी जान। जैस्मीन यह सब देखकर रोने लगती है। रोशन मुझे डर लग रहा है। अब हम भी नहीं बचेंगे।
उस लड़की ने हमें देख लिया है, भागो या मरो, और बस यही दो रास्ते बचे हैं। रोशन, जैस्मिन ठीक कह रही है, वरना हमारा भी हाल रोहित जैसा ही होगा। चलो भागते हैं। सब शहर की ओर दौड़ लगा देते हैं और आधे घंटे तक लगातार दौड़ते ही रहते हैं। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता, मगर उनके साथ कुछ विचित्र होता है। अरे रुको, देखो हम जहां से चले थे वहीं आ गए हैं। देखो यह रहा कब्रिस्तान। सब चौंक जाते हैं। अरे यह कैसे हो गया? कब्रिस्तान यहाँ कैसे आ गया? कब्रिस्तान यहाँ नहीं, बल्कि हम इसके सामने आ गए हैं। अरे यार, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस अब तो भगवान का ही सहारा है। चलो वापस चलते हैं हवेली। और सब हवेली पहुंच जाते हैं और एक कमरे में बैठ जाते हैं। अब नींद कहाँ आने वाली थी। सारी रात वो जाग कर ही बिताते हैं और दोपहर 1 बजे सोकर उठते हैं। फिर रामू काका आ जाता है। छोटे मालिक, चाय लाऊं या खाना? खाना ले आओ काका। क्या तुम्हें पता है कल रात हमारे साथ क्या हुआ? नहीं छोटे मालिक, वो कब्रिस्तान है ना हवेली के पीछे, उसमें कोई नाच रही थी और उसने हमारे दोस्त रोहित को भी मार डाला। क्या छोटे मालिक? बस इससे आगे रामू काका कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उसकी जुबान ने काम करना बंद कर दिया था और आंखों में एक खौफ था, डर था उसे अपनी मौत का। इसीलिए रोशन की बात सुनते ही वो भाग खड़ा हुआ। अरे रामू काका सुनो तो। रोशन, अब क्या होगा? अब तो हम गए काम से। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उसे खत्म कर देंगे। मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। मैं तो कहती हूँ भाग चलो रोशन, अब हम भी नहीं बचेंगे। जैस्मिन, तुम कब से इन कायरों वाली बातें करने लगी? तुम तो कहती थी हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना डट कर करना चाहिए। अब हम नहीं भागेंगे, हम उसका सामना करेंगे। दैट्स क्लियर। अब हम गांव जाकर पता करेंगे, क्या पता वहां कुछ पता चल जाए। मगर गांव में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं होता। थक हार कर सब वापस हवेली लौटते हैं। शाम के 7 बजे, दिनांक 23 दिसंबर 2001। यार, आज हमें 3 दिन हो गए और 3 दिन में कितना कुछ बदल गया ना। हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमने खो दिया। हाँ समीर, सब कुछ बहुत बदल गया है। कुछ नहीं बदला जैस्मिन, हम 3 दिन पहले भी हवेली में ही थे और आज भी वही हैं और हाथ में हाथ धरकर बैठे हैं। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कोई जिंदा इंसान नहीं है जिससे हम पुलिस से गिरफ्तार करवा दें। वो एक आत्मा है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा नहीं है, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस जरूरत है अपनी शक्ति को पहचानने की। यार, चांद निकल चुका है, अब क्या करें? रोशन तुरंत भागा और अपने पिता के कमरे से बंदूक उठा लाया। आज मैं उसे गोली से भून दूंगा। फिर घुंघरों की छम छम की आवाज आना शुरू होती है और आवाज कब्रिस्तान से ही आती है। अब हम कब्रिस्तान के पास नहीं जाएंगे। अचानक हॉल की खिड़की का शीशा टूट जाता है और सारे कांच के टुकड़े समीर के शरीर पर पेस्ट हो जाते हैं और समीर उसी वक्त दम तोड़ देता है। जैस्मिन कांपने लगती है और रोशन को सीने से लगाकर फफक फफक कर रोने लगती है। कौन है? सामने आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मगर रोशन भूल कर रहा था। शायद वो नहीं जानता था कि वो मौत को बुला रहा है और उसकी बंदूक केवल किसी इंसान को मार सकती है, किसी आत्मा को नहीं। लेकिन अब वो बेचारा कर भी क्या सकता था? अगर वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाता तो शायद उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, उल्टा सब उसका मजाक उड़ाते। अब वो क्या करे? किसे पुकारे मदद के लिए? कोई उसकी सुनता ही नहीं। बड़ा स्वार्थी समाज है ये, यहाँ सबको अपनी पड़ी है। रोशन समीर की लाश उठाकर एक कमरे में रख देता है। जैस्मिन और रोशन रात बाहर ही बिताते हैं। अब अगले दिन सुबह। छोटे मालिक उठिए, चाय पीजिए। यहाँ इतना खून कैसे पड़ा है? कल रात उसने समीर को भी मार डाला। क्या? हाँ रामू काका, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िए। इससे बचने का कोई रास्ता बताइए, वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। अब आपकी इसमें एक आदमी ही मदद कर सकता है, हमारे गांव के प्राचीन काली माता के मंदिर का पुजारी। वहीं से आपको कोई ना कोई उससे बचने का रास्ता मिल सकता है। मैं अभी पुजारी से मिलने जाता हूँ। रोशन और जैस्मिन चल पड़ते हैं। काली माता का मंदिर शमशान के पास ही था। नमस्कार पुजारी जी। आइए छोटे मालिक, कैसे आना हुआ? और रोशन पुजारी जी को सारी बातें बता देता है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। पुजारी जी, कोई तो होगा ऐसा जो इसको रोक सके। इतनी बड़ी दुनिया है,
क्या कोई भी ऐसा नहीं जो उसको रोक सके? अब केवल एक ही इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े भूत पिशाच आत्मा पनाह मांगते हैं। महाशक्तिशाली है वो महायोगी, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जो बचपन से आत्माओं के साथ खेलता आया है। दर्जनों आत्माएं जिसकी खिदमत में लगी रहती हैं। कौन है वो पुजारी जी? कहाँ मिलेगा वो? इसका नाम है शम्सुल हक कुरैशी और वो मिलेगा तुम्हें उत्तराखंड के धर्म नगरी हरिद्वार में। लेकिन पुजारी जी, हम उससे कैसे मिलेंगे? वो आत्मा तो हमें निकलने ही नहीं दे रही। इसके लिए मैं एक पूजा करूंगा और तुम दोनों को सिद्ध किया हुआ ताबीज दूंगा। इसे अपने गले से मत उतारना। जब तक वह ताबीज तुम्हारे गले में रहेगा, वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। परंतु याद रहे, वो तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेगी। तुम्हें भ्रमित नहीं होना है और तुम्हें आज रात ही निकलना होगा, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात को आत्माएं शक्ति क्षीण हो जाती हैं। वो तावीज मैं तुम्हें शाम को दूंगा। ठीक है पुजारी जी, हम शाम को आएंगे। देखा जैस्मिन, मैं कहता था ना कि अगर ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो एक खोल भी देता है। बस एक बार हमें शमसूल जी मिल जाए तो सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ रोशन, फिर हम अच्छी जिंदगी बिताएंगे। दोनों हवेली पहुंचकर बेसब्री से शाम होने का इंतजार करते हैं और धीरे धीरे शाम भी हो जाती है। चलो जैस्मिन, अब हमारे चलने का वक्त हो गया है। हाँ चलो रोशन। लो ये ताबीज, इसे अपने गले में पहन लो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, क्योंकि अभी चांद निकलने में 2 घंटे शेष है और इतना समय काफी है गांव से बाहर निकलने के लिए। जी पुजारी जी, आशा करते हैं कि हम फिर मिलेंगे। और रोशन अपने पिता का जीप पहले ही ठीक करा चुका होता है, इसलिए वो जीप को सर पर दौड़ा देता है। अब रोशन का लक्ष्य था 340 किलोमीटर दूर कोटा एयरपोर्ट, जहां से उसे पकड़नी थी देहरादून के लिए फ्लाइट। अरे तेज चलाओ रोशन, अभी हम गांव में ही हैं। यह इसकी फुल स्पीड है। जैस्मिन इससे तेजियां नहीं चलेगी। गांव की सीमा भी बस खत्म होने ही वाली है। और डरते डरते गांव के पार हो जाता है, मगर फिर भी डर उसमें बना रहता है। और अचानक छम छम की आवाज फिर आने लगती है। दोनों फिर डर से कांपने लगते हैं और फिर वो आत्मा सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती है। रोशन, रोशन गाड़ी रोको प्लीज। गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा है। गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है और गाड़ी रुकती नहीं, टकरा जाती है उस आत्मा से। गाड़ी पलट जाती है और रोशन गाड़ी से छिटक कर बहुत दूर गिरता है और जैस्मिन गाड़ी के नीचे दब जाती है। 5 मिनट बाद रोशन को होश आता है और वो जैस्मिन की तरफ दौड़ता है, मगर तभी गाड़ी में आग लग जाती है और गाड़ी में विस्फोट हो जाता है और जैस्मिन भी उसका शिकार हो जाती है। नहीं जैस्मिन, तुम नहीं जा सकती। वापस आओ, मैं वादा करता हूँ तुमसे सब ठीक कर दूंगा। परंतु होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो चुका था। रोशन बहुत देर तक वहां रुकता है, फिर टैक्सी लेकर कोटा एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है और बुझे मन से देहरादून के लिए फ्लाइट पकड़ता है। खैर, अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और जल्द ही वहां पहुंच जाता है। देहरादून वहां से 58 किलोमीटर दूर हरिद्वार। उसे शमसूल हक कुरैशी घर ढूंढने में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हरिद्वार का बच्चा बच्चा शमसूल हक कुरैशी को जानता है। खैर, रोशन ने शमसूल हक कुरैशी के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। शमसूल के माताजी ने दरवाजा खोला। जी, आप कौन? नमस्ते आंटी, मैं मंगलपुर राजस्थान से आया हूँ। मुझे शमसूल हक कुरैशी जी से मिलना है। ठीक है, अंदर आइए। रोशन जब गया तो देखा 18 साल का लड़का बड़े ध्यान से अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा है। रोशन ने शमसूल की माता से पूछा, शमसूल जी कहाँ हैं? माताजी ने कहा, यही तो है मेरा बेटा शमसूल। रोशन चौंक गया। वह सोचने लगा, पुजारी जी ने तो बड़ी तारीफ की थी, मगर यह तो बच्चा है, यह मेरी मदद कैसे करेगा? पर तभी, अरे रोशन, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। रोशन अपना नाम सुनकर चौंक गया। वह समझ गया कि जिसे वो बच्चा समझने की भूल कर रहा है वह कोई बहुत बड़ी हस्ती है। शमसूल जी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अरे आप तसल्ली से बैठिए, तो हम तो आपके पूर्वजों तक के नाम जानते हैं। काफी देर लगा दिया आपने हमारे पास आने में। अब आप तो जानते हैं शमसूल जी, कैसे पहुंचा हूँ यहाँ तक। मैंने अपने सभी दोस्तों को खो दिया, यहाँ तक कि अपनी प्यारी जैस्मीन को भी। उससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था,
अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हाँ रोशन, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूँगा, लेकिन एक समस्या है। वो है ना मेरी अम्मी, वो मुझे आपके साथ किसी कीमत पर मंगलपुर नहीं जाने देंगे, और बगैर जाए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर कैसे होगा शमसूल जी, मेरी सारी उम्मीदें आप पर टिकी हैं। एक रास्ता है मेरे पास। वो क्या? मुझे अम्मी को बिना बताए तुम्हारे साथ जाना होगा। मैं रात को चुपके से निकलूंगा, तुम तैयार रहना। ठीक है, आप होटल क्लासिक रेजिडेंसी में कमरा नंबर 15 में आ जाना, मैं वहीं पर रुका हूँ। ठीक है। और रात के करीब 12 बजे सबके सो जाने के बाद शमसूल हक कुरैशी निकल जाता है मंगलपुर के लिए रोशन के साथ। रोशन अब भी मंगलपुर जाते हुए डर रहा था कि न जाने शमसूल हक कुरैशी उस आत्मा को रोक पाएगा भी या नहीं। उसका मन एक अनजाने भय से ग्रसित था। शमसूल हक कुरैशी भी उसका चेहरा पढ़ पा रहा था, लेकिन अब वो बोलना नहीं कुछ चाहता था। शमसूल जी, मंगलपुर आने ही वाला है। तुम परेशान मत हो, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। अब मुकाबला होना है आर या पार का, शमसूल और उस आत्मा के बीच। अब देखना था कि जीत अच्छाई की होती है या बुराई की। आइए शमसूल जी, यही है हमारी हवेली। अभी दिन में तो कोई खतरा नहीं, लेकिन चांद निकलते ही वो आत्मा नाचने लगती है हवेली के पीछे वाले कब्रिस्तान में। उसके बाद वो सबको मार डालती है। अच्छा ऐसा है, तुम चिंता मत करो, अब मैं कुछ करता हूँ। शमसूल सबसे पहले कमरे को अभिमंत्रित करता है, जिससे आत्मा उस कमरे में प्रवेश ना कर पाए। वो कमरा ठाकुर का ही था। वो चारों कोने में गंगाजल छिड़क देता है, साथ एक पवित्र पीर के माजार की डोरी उस कमरे की चौखट पर बांध देता है। रोशन, अब यह कमरा तुम्हारे लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इस कमरे के अंदर वो दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है शमसूल जी। बस अब इंतजार है चांद निकलने का। आज मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। बहुत खून बहा लिया उसने निर्दोषों का, आज उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। रोशन अभिमंत्रित कमरे में बैठा था। अभी भी वो बहुत डर रहा था। आखिर दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, और चांद निकलते ही छम छम की आवाज आना शुरू हो गई। आवाज सुनते ही रोशन डर के मारे कमरे में कांपने लगा। रोशन, अब मैं जा रहा हूँ उससे मुखातिब होने। तुम्हें किसी भी कीमत पर इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मैं बाहर ताला लगा कर जा रहा हूँ। और शमसूल पहुंच गया कब्रिस्तान। देखा तो दुल्हन के लिबास में वो आत्मा नाच रही थी, और कब्रिस्तान चमक रहा था जैसे दर्जनों चांद कब्रिस्तान में लटके हो। शमसूल निडर होकर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। शमसूल को देखते ही वो आत्मा क्रोधित हो गई। उसने शमसूल पर शक्तियों भरा वार किया, मगर शमसूल से टकराकर वो वार वापस आत्मा को ही लगा। तुझे क्या लगा औरों की तरह तू मुझे भी मार देगी? मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। मैंने अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है, और 5 अच्छी आत्माएं इस समय मेरी रक्षा कर रही हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बता, कौन है तू और क्यों खेल रही है यह मौत का खेल? लेकिन वो कुछ बोलती नहीं और अचानक वार कर देती है। एक ईंट का टुकड़ा शमसूल के सिर पर आकर लगता है। उसे संभलने में कुछ वक्त लगता है। इतनी देर में वो गायब हो जाती है और शमसूल हाथ मलता रह जाता है। फिर वो वापस पहुंचता है हवेली और रोशन वाला कमरे का दरवाजा खोलता है। रोशन घबरा कर बाहर निकलता है। शमसूल जी, क्या आपने उसे मार दिया? नहीं, वो भाग गई, लेकिन कब तक भागेगी? उसे मेरे सामने आना होगा। उसे अपना और कब्रिस्तान का रहस्य बताना ही होगा। न जाने क्या रहस्य है इस कब्रिस्तान का। दिन में वीरान रहता है और रात को जगमगाता है। वैसे तुम जानते हो इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ? हाँ, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि पहले यह कब्रिस्तान की जमीन हमारी थी, लेकिन ईसाई धर्म वाले यह कब्रिस्तान बनाना चाहते थे, तो मेरे पिताजी ने यह जमीन बेच दी थी, क्योंकि इसकी वह अच्छी कीमत दे रहे थे। ओह, ऐसी बात है। अभी भी यह रहस्य बना हुआ है कि तुम्हारे माता पिता अचानक कहाँ गायब हो गए। खैर, अब तुम इस कमरे में आराम से सो जाओ। वो आज रात यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि उसे मुंह तोड़ जवाब मिला है। आज रात आप मेरे साथ इसी कमरे में रुके शमसूल जी, प्लीज, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। ठीक है रोशन। और दोनों सो जाते हैं बेखबर। वैसे तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला जिस पर मेहरबान हो उसे नहीं हो सकता। रात बीत जाती है
और होती है एक और सुबह। शमसूल सुबह 4 बजे उठता है, क्योंकि इसे रोज सुबह 4 बजे उठकर योग प्राणायाम करने की आदत थी। करीब 6 बजे वो योग और प्राणायाम से निपटा। उसके बाद जॉगिंग और एक्सरसाइज करते करते हवेली के पीछे पहुंचा, जहां नौकरों का घर हुआ करता था। वो अब खंडर में बदल चुका था। शमसूल अब इतना तो समझ चुका था कि यह आत्मा प्रतिशोध ले रही है। ठाकुर या ठाकुर के परिवार ने जरूर इसके साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए यह प्रतिशोध लेकर ही शांत होगी। कहीं इस आत्मा का रिश्ता इन नौकरों से तो नहीं, या क्या पता यह भी यहाँ नौकरी करती हो। अगर ऐसा है तो यह रहस्य सुलझ सकती है। तभी रोशन सोकर उठ जाता है। अरे शमसूल जी, आप तो बड़ी जल्दी उठते हैं। जी हाँ। रोशन, एक बात बताओ, जी पूछिए। तुम्हारे पिता की किसी नौकर से कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं, मेरे सामने तो किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, और बाद में क्या हुआ इसका मुझे भी नहीं पता। एक बात और, तुम्हारे माता पिता का सबसे वफादार नौकर कौन था? हरिया। लेकिन आज आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मैंने उस आत्मा की आंखों में एक प्रतिशोध की ज्वाला देखी है। वो अपना बदला लेना चाहती है। तुम्हारे पिता या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने जरूर कुछ बुरा किया है, शायद बहुत बुरा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन अब हमें केवल एक ही शख्स कुछ बता सकता है। कौन? स्वयं वह आत्मा। हमें उसे बुलाना होगा। लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। लेकिन हमें यह खतरा उठाना ही होगा, और यही सबसे उपयुक्त समय है उसे बुलाने का, क्योंकि सुबह के समय बुरी शक्तियां कमजोर होती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। आओ चलो उसे बुलाते हैं। रोशन फिर एक बार बहुत डरा हुआ था, क्योंकि साक्षात मौत को शमसूल बुलाने जा रहा था। अपने प्यारी जैस्मीन को उसने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। एक आम इंसान के लिए इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है? लेकिन अब यह खतरा दोबारा उठाना भी जरूरी था। रोशन, मैं यह गोल घेरा खींच रहा हूँ। तुम्हें किसी भी कीमत पर इससे बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इससे तुम अगर बाहर गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है शमसूल जी। वैसे तुम्हें मैं यह अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला भी दे रहा हूँ। इसे तुरंत अपने गले में पहन लो, क्योंकि क्या पता वो तुम्हें इस घेरे से बाहर खींच ले अपनी माया दिखाकर। आज सारे रहस्य खुल जाएंगे। आज उसे सब कुछ ही होगा। और शमसूल ने प्लेन चिट पर आत्मा को बुलाने वाली क्रिया शुरू कर दी, और अचानक से पूरे कमरे में धुआं भर गया, और वो आत्मा क्रोधित अवस्था में प्रकट हुई और बोली, क्यों बुलाया है मुझे? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। कौन है तुम और क्यों खेल रही है ये मौत का खेल? मैं शकुंतला हूँ, गहना की माँ और ठाकुर के नौकर हरिया की पत्नी। ठाकुर ने मेरी हंसती खेलती बच्ची को मुझसे छीन ली। बलि चढ़ा दी उसने मेरी बेटी गहना, और हमें पता ही नहीं चला। जब इनको पता लगा तो उन्होंने ठाकुर का विरोध किया, तो ठाकुर ने इनको भी मार डाला, और गांव में अफवाह फैला दी कि उसके किसी दुश्मन ने हरिया को मारा है। एक दिन मैंने ठाकुर को उसकी पत्नी गहना देवी से बात करते हुए सुना, जिसमें वह अपने सारे अपराध बता रहा था। और अचानक ठाकुर ने मुझे देख लिया। मैं भागती, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और मेरा गला दबा दिया। और मेरे पिता कहाँ हैं? रोशन की बात सुनकर आत्मा ने अट्ठास लगाया और बोली, उन्हें तो मैंने सबसे पहले ही मार डाला था, और कुछ गद्दार नौकरों और गांव को भी मार डाला। और तुम हमेशा दुल्हन की लिबास में क्यों रहती हो और नाचती क्यों हो, और चांद निकलते ही सबको मारती क्यों हो? क्योंकि मुझे जब मारा गया था, जब चांद निकल रहा था, और मैं अपनी बेटी गहना को बहुत प्यार करती थी, उसे नाचने का बहुत शौक था, इसीलिए मैं भी नाचती हूँ। और जब उसकी बलि दी गई तो वह दुल्हन के लिबास में थी, इसीलिए मैं हमेशा अपनी बेटी के रूप में ही रहती हूँ, और अपने आप में ही अपनी बेटी को देखती हूँ। और इस कब्रिस्तान का रहस्य क्या है? तुम इस कब्रिस्तान में ही क्यों? और वो दिन में वीरान और रात को इतनी चमकदार कैसे हो जाते हैं? और तुम्हारे पति और बेटी की आत्मा क्यों नहीं भटकती? क्योंकि इस कब्रिस्तान में ही मेरी बेटी और मेरे पति की कब्रें हैं, और उनकी आत्माएं इसीलिए नहीं भटकती क्योंकि उनकी बलि देने के बाद जानकी देवी ने मेरी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया था, और मेरे पति का ठाकुर ने। कब्रिस्तान में सब मेरी माया है। मेरी बेटी को तेज रोशनी बहुत पसंद थी, इसीलिए मैं चांद निकलते ही अपनी शक्तियों से वहाँ तीव्र प्रकाश कर देती हूँ। मैंने ठाकुर का पूरा वंश समाप्त कर दिया है, बस अब जिंदा है तो ठाकुर का यह बेटा, इसको भी मैं आज रात मार दूंगी। बस बहुत हुआ, अब तो कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत बहा लिया तुमने मासूमों का खून। अब मैं तुझे किसी बेकसूर का खून बहाने नहीं दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तू भी आज रात मरेगा, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और मेरी शक्तियाँ आज चरम पर होंगी। तुम दोनों मरने के लिए तैयार रहना। और वो आत्मा गायब हो जाती है। अब आत्मा और शमसूल हक कुरैशी को इंतजार था चांद निकलने का। रोशन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं आज रात वो भी उस आत्मा का शिकार ना हो जाए। रोशन, तुम बिल्कुल मत डरो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तभी अचानक पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। आहट सुनकर तो रोशन जैसे पत्थर का हो जाता है। जब शमसूल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की हाथ में कैमरा लिए खड़ी थी। हेलो मैडम, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए? लड़की थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम प्रियंका राजपूत है और मुझे पुरानी इमारतों, महलों आदि के फोटोज खींचने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं इस हवेली की फोटो खींचने आई हूँ। वो तो ठीक है, फोटो खींचना बुरी बात नहीं, लेकिन आप गलत जगह आ गई हैं। यहाँ पर आने वाले को सिर्फ मौत मिलती है। नाइस जोक, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। अब कैसे समझाऊं आपको? इस गांव में एक आत्मा का प्रकोप है और चांद निकलने के बाद वो किसी को नहीं छोड़ती। आप दिखने में हैंडसम हैं और नए जमाने के हैं, फिर भी कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर? यह 21वीं सदी है, यहाँ भूत प्रेत नहीं होते। मैडम, जब आप आंखों से देखेंगी ना, तभी आपको यकीन होगा। आज रात मैं उस आत्मा का खात्मा करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जान को कोई खतरा हो। 16 साल की उम्र है आपकी, इतनी कम उम्र में मरना अच्छी बात नहीं। नहीं, आज रात तो मैं यह सब देखूंगी। देखते हैं कितनी सच्चाई है आपकी बातों में। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको उस आत्मा से बचाव का निर्देश दूंगा वो आपको मानने होंगे। ठीक है, वैसे आपका नाम क्या है? शमसूल हक कुरैशी। बहुत लंबा नाम है, मैं आपको सैम बुला सकती हूँ? जी जरूर। 30 दिसंबर 2001, समय शाम के 7 बजे। शमसूल जी, चांद निकलने में केवल 1 मिनट बचा है। ठीक है रोशन और प्रियंका, मैंने जो तुम लोगों को अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला दी है उसे पहन लो और इस रेखा को पार मत करना। यह सारी क्रिया हो रही थी हवेली के पीछे, जहाँ नौकरों का घर थे। रामू काका ने बताया है कि उस आत्मा की लाश ठाकुर ने यहीं कहीं गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था। हमें उस आत्मा का अंतिम संस्कार करना होगा, लेकिन वो हमें अंतिम संस्कार नहीं करने देगी। वह अपनी समझ शक्तियों का प्रयोग हमें रोकने में करेगी। वह अपनी माया और भ्रमजाल का भी सहारा लेगी हमें रोकने के लिए, लेकिन हमें उसकी किसी भी चाल में उसे कामयाब नहीं होने देना है। आज अमावस्या होने के कारण उसकी शक्तियाँ अपने चरम पर होंगी। अब हमें जल्द से जल्द उसकी लाश ढूंढनी है। मैं यह नींबू फेंक रहा हूँ, जहाँ जाकर यह रुकेगा वहीं उसकी लाश है। रोशन, तुम बिना एक भी पल गंवाए वहाँ खुदाई शुरू कर देना। इधर मैं उस आत्मा को रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। रोशन और प्रियंका नींबू का पीछा करने लगे और वो लुढ़कता लुढ़कता जा रहा था। फिर वो एक जगह जाकर रुक गया। खुदाई शुरू करो रोशन। जी शमसूल जी। जैसे ही रोशन ने खुदाई शुरू की, तभी एक धुआं सा छाने लगा और वो आत्मा प्रकट हो गई और बोली, आज तुम सब मरोगे, आज तेरा विनाश होगा। चल, वो तो अभी देखते हैं। और आत्मा ने शमसूल पर एक आग का गोला फेंका और शमसूल ने पानी की एक लहर छोड़ी, जिससे आग का गोला बुझ गया। आत्मा ने फिर आसमान से बिजली खींचकर शमसूल पर फेंकी। इस बार शमसूल के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने ऊंचा कूदकर अपनी जान बचाई। अपना यह वार विफल होते देख वो क्रोधित हो उठी। उसने बार बार हवा में बवंडर फेंका। शमसूल ने भी वैसा ही बवंडर फेंका, जिससे दोनों बवंडर टकराकर नष्ट हो गए। अपने वारों को विफल होता देख आत्मा ने छल का सहारा लिया और गायब हो गई। तू जहाँ भी छुपी हो बाहर आ जा, क्योंकि आज तेरा विनाश मेरे हाथों निश्चित है। अचानक आत्मा ने शमसूल के पीठ पर चाकू से वार किया और आधा चाकू शमसूल की पीठ में धंस गया। शमसूल इस वार से नीचे गिर पड़ा। तू अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा था, देख तू कुछ नहीं कर पाया। पर तभी रोशन चिल्लाता है, शमसूल जी, इसकी लाश मिल गई। यह सब सुनते ही शमसूल में एक जोश आ जाता है। वह आत्मा पर गंगा जल छिड़कता है, जिससे वह आत्मा तड़प उठती है और शमसूल तेज भागते हुए रोशन के पास पहुंचता है और उस आत्मा की लाश पर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और उसकी लाश पर तेल छिड़क देता है। पर तभी आत्मा शमसूल पर वार करती है। रोशन, जल्दी आग लगाओ। जी शमसूल जी। मगर तभी आत्मा अपनी माया का जाल फेंकती है और वो आत्मा की लाश जैस्मीन में बदल जाती है। रोशन रुक जाता है। आत्मा बोलती है, तू अपनी जैस्मीन को जलाएगा जो तुझसे इतना प्यार करती थी। और रोशन रुक जाता है। अरे रोशन, आग लगाओ। वो जैस्मीन नहीं है, वो इस आत्मा का शरीर है। यह सब उस आत्मा का माया जाल है।
रोशन यह झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारी जैस्मीन ही है, इसे तुमने उस दिन मारा था। प्रियंका तुम जल्दी आग लगाओ। और प्रियंका रोशन से माचिस छीनकर आग लगा देती है और उस आत्मा का शरीर जलने लगता है। आत्मा बहुत तेज चीखती है जिससे वहां का वातावरण कांप उठता है और वो आत्मा जलकर भस्म हो जाती है। इसके बाद रोशन को अपनी भूल का एहसास होता है। शमसूल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस आत्मा के मायाजाल में फंस गया था। कोई बात नहीं रोशन, अब सब ठीक है। हमें प्रियंका का एहसान मानना चाहिए। धन्यवाद प्रियंका जी। यार धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, हमें तो पार्टी चाहिए। ठीक है, हम पार्टी करेंगे। पर तभी अचानक घुंघरू की आवाज आने लगती है और रोशन डरते डरते हुए कहता है, वो आ गई, वो आ गई। पर तभी डोंट वरी यार, मेरे फोन का कॉलर ट्यून है। और सब हंस पड़ते हैं।